ये कहानी है श्रीमती सावित्री देवी की, एक विधवा माँ जिसने अपने तीनों बेटों राहुल, राजीव और रोहन को अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें सफल इंसान बनाया। लेकिन सफलता की चकाचौंध में तीनों भाई स्वार्थी और पैसे के लालची बन गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी माँ की संपत्ति का बंटवारा कर लिया, बल्कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी को भी एक बोझ की तरह महीने के 3 हिस्सों में बांट दिया। सावित्री देवी एक महीने में 3 अलग-अलग घरों में रहने को मजबूर थीं, जहां उन्हें अपने ही बेटों और बहुओं के द्वारा अपमान, उपेक्षा और दुख सहना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक माँ का असीम प्यार और एक नन्ही सी चिड़िया की सीख उन तीनों भाइयों की आंखें खोल देती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास करवाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों की असली कीमत और माता-पिता के सम्मान का एहसास दिलाती है। शाम का सूरज डूब रहा था और आकाश में लाल नारंगी रंग बिखरा हुआ था। शहर के बाहरी इलाके में बने एक आलीशान बंगले में सावित्री देवी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई अपना ही घर पराया हो गया हो। आज महीने का पहला दिन था और इसका मतलब था कि उन्हें बड़े बेटे राहुल के घर से अपना थैला बांधकर बीच के बेटे राजीव के घर जाना था। माँ, कार तैयार है, राहुल की पत्नी नीतू ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। उसकी आवाज में कोई विशेष लगाव नहीं था, बस एक औपचारिकता। सावित्री देवी ने एक लंबी सांस ली। उनका कमरा, जो कभी इस घर का सबसे बड़ा और हवादार कमरा हुआ करता था, अब एक छोटे से स्टोर रूम जैसा लगता था, जहां उनके पुराने सामान के साथ साथ उन्हें भी रख दिया गया था। उन्होंने अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें उनके कपड़े और पति की एक पुरानी तस्वीर थी। कार में बैठकर जाते हुए सावित्री का मन 25 साल पीछे चला गया। उस समय वो एक छोटे से गांव में रहती थीं। उनके पति की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तीनों बेटों की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। वो सुबह 4 बजे उठती, ठंडे पानी से नहाती और सब्जियां बेचने चली जाती। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को बच्चों को पढ़ाती। वो दिन कितने कठिन थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। राहुल को बुखार आया तो वो 3 रातें जागकर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती रहीं। राजीव को गणित में कमजोर देखकर उन्होंने खुद फिर से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। और रोहन, सबसे छोटा, जब स्कूल के नाटक में हीरो का रोल नहीं मिला तो रोने लगा था। सावित्री ने उसे समझाया था, बेटा, जिंदगी का असली नाटक स्कूल के मंच पर नहीं, बल्कि अपने चरित्र से खेला जाता है। उन्होंने कभी दूसरे रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी। अपने हाथों के बल पर उन्होंने तीनों बेटों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। जब वे सफल हुए, शहर में बस गए, तो सावित्री को लगा था कि अब उनके जीवन का संघर्ष खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक नया और भी कड़वा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। राजीव का घर आ गया। ये राहुल के घर से भी बड़ा और भव्य था। दरबान ने उन्हें अंदर जाने दिया। राजीव की पत्नी प्रीति लिविंग रूम में सोफे पर बैठी अपने नाखूनों को पॉलिश कर रही थी। उसने सावित्री की तरफ देखा तो बस एक सिर हिलाकर अभिवादन किया। आ गए आप? प्रीति ने कहा। कमरा वही वाला है, पिछली बार जैसा। रसोई में खाना है, जब भूख लगे तो ले लेना। सावित्री देवी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। कमरा साफ था, लेकिन बहुत ठंडा। उसमें कोई जान नहीं थी। शाम को जब वो रसोई में गईं तो देखा कि खाना फ्रिज में रखा हुआ था, 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। उन्हें याद आया कि जब बच्चे छोटे थे तो वो कैसे उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती थीं ताकि उनका पेट भर जाए और वे खुश रहें। आज उनके अपने बेटे के घर में उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। रात में जब राजीव ऑफिस से लौटा तो वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने माँ से मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। सावित्री देवी ने अपने थैले से पति की तस्वीर निकाली और उसे देखते हुए धीरे धीरे रोने लगी। श्याम, तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे अपने ही बेटे मुझे एक बोझ समझने लगेंगे। मैंने इन्हें पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। आज ये मुझे खाने तक के लिए तरसते हैं। उस रात सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में एक ठोस इरादा भी पनप रहा था। वो इस अपमान और उपेक्षा को चुपचाप सहन नहीं कर सकती थीं। अगले 2 हफ्ते सावित्री देवी के लिए और भी कठिनाई भरे रहे। राजीव के घर में उन्हें नौकरानी से भी बदतर व्यवहार झेलना पड़ा। प्रीति हर समय ये एहसास दिलाती रहती कि सावित्री उन पर बोझ है।
एक शाम प्रीति के माता पिता घर पर आए हुए थे। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे। सावित्री देवी को उनके साथ बैठने के लिए नहीं कहा गया, उन्हें रसोई में ही बैठकर खाना दिया गया, एक रोटी और थोड़ी सी दाल। सावित्री ने धीरे से पूछा, बेटी थोड़ी और दाल दे दोगी? ये तो बहुत कम है। प्रीति ने झल्ला कर कहा, माँ आपको पता है आजकल दाल कितनी महंगी हो गई है? राजीव पर पहले से ही इतना खर्च है, आपको तो हल्का फुल्का खाना ही खाना चाहिए, उम्र हो गई है आपकी। ये सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं और भूखे पेट ही सो गईं। अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि वो अपने छोटे बेटे रोहन के घर जाने का इंतजार नहीं करेंगी। वो वहां जाएंगी और उससे सीधे बात करेंगी। रोहन का घर सबसे छोटा था, लेकिन सबसे आधुनिक। वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सावित्री ने दरवाजे की घंटी बजाई। रोहन की पत्नी अंजलि ने दरवाजा खोला। उसकी चेहरे पर हैरानी थी। माँ, आप? अभी तो आपकी बारी राजीव भैया के यहाँ है। मुझे रोहन से बात करनी है बेटी, सावित्री ने दृढ़ता से कहा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि रोहन लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने माँ को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। क्या बात है माँ, सब ठीक तो है? रोहन ने बिना उठे पूछा। नहीं रोहन, सब ठीक नहीं है, सावित्री ने कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं भूखी हूँ बेटा, तुम्हारे भाइयों के घर मुझे पेट भर खाना तक नहीं मिलता। क्या तुम भी मुझे ऐसे ही देखोगे? रोहन ने एक गहरी सांस ली। माँ, ये सब तो ड्रामा है, आपको खाना तो मिल ही रहा है। देखिए मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, आप अंजलि से बात कर लीजिए। ये कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। अंजलि ने कंधे उचकाए। माँ, आप जानती हैं उस पर कितना प्रेशर है, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। सावित्री देवी बिना एक शब्द कहे वहां से चली गईं। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटों से कोई उम्मीद नहीं है। वो सीधे बाजार गईं और अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकालकर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स और कुछ राशन खरीदा। वो एक पार्क में बैठ गईं जहां वो अक्सर शाम को टहलने आया करती थीं। वहां एक पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया का घोंसला था। सावित्री ने देखा कि एक बूढ़ी चिड़िया अपनी चोंच में दाना लेकर घोंसले में जा रही है और वहां बैठे अपने 3 बच्चों को खिला रही है। बच्चे चींची कर रहे थे और माँ उन्हें बारी बारी से दाना डाल रही थी। ये दृश्य देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया के पास तो मेरे जैसी कोई संपत्ति नहीं है, ना ही कोई बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चों का पेट भर रही है। और मेरे बेटे, जिनके पास सब कुछ है, वे मुझे एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं। तभी एक और चिड़िया वहां आई जो शायद उन बच्चों का पिता था। वो भी दाना लाया था और बच्चों को खिलाने लगा। सावित्री को एक सबक मिला। उस छोटे से पक्षी के परिवार में भी माँ बाप मिलकर अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे, और शायद जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन इंसानों का समाज इतना स्वार्थी क्यों हो गया था? उस दिन पार्क में बैठकर सावित्री देवी ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो अपने बेटों से कुछ नहीं मांगेगी, वो अपने दम पर जिएंगी। उन्होंने अपने पुराने हुनर, कढ़ाई और सिलाई को याद किया। शायद यही उनका रास्ता था। सावित्री देवी ने अपने महीने का बाकी समय राजीव के घर में बिना किसी शिकायत के बिताया। उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं कहा, ना ही किसी और चीज़ के लिए। वो सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर तैयार हो जाती और अपने कमरे में बैठकर कढ़ाई का काम करने लगती। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ियों से रूमाल और छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए और उन पर सुंदर कढ़ाई करती। एक दिन प्रीति ने उनके कमरे में झांका और पूछा, माँ, ये सब क्या बना रही है? कुछ नहीं बेटी, बस समय काट रही हूँ, सावित्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन प्रीति की नज़र उनके हाथों के हुनर पर पड़ गई। कढ़ाई इतनी सुंदर और बारीक थी कि प्रीति हैरान रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि ये काम बाजार में अच्छे दामों पर बिक सकता है। जब सावित्री देवी का महीना राजीव के यहाँ पूरा हुआ तो वो रोहन के घर गईं। इस बार उनके पास अपना टिफिन बॉक्स था, जिसमें वो अपने लिए खाना बनाकर ले जाती। उन्होंने रोहन या अंजलि से कुछ नहीं मांगा। रोहन ने पहले दिन देखा कि माँ रसोई में खाना नहीं बना रही हैं। उसने पूछा, माँ, आपने खाना नहीं बनाया? नहीं बेटा, मैंने अपने लिए खाना बना लिया है, सावित्री ने शांत स्वर में कहा। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। कुछ दिनों बाद अंजलि ने सावित्री के कमरे में रखे हुए कढ़ाई के सामान देखे। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी और उसे समझ में आया कि ये हुनर बहुत कीमती है। माँ, ये कढ़ाई आपने की है? अंजलि ने पूछा, एक रूमाल को हाथ में लेकर। हाँ बेटी, पुराना शौक है। ये तो बहुत खूबसूरत है। आप मेरे लिए भी कुछ कुशन कवर पर ऐसी ही कढ़ाई कर सकती हैं।
मैं आपको इसके पैसे दूंगी। सावित्री देवी ने सहमति में सिर हिला दिया। यह उनकी योजना का पहला कदम था। उन्होंने अंजलि के लिए कुशन कवर पे सुंदर फूलों की कढ़ाई की। जब अंजलि ने उन्हें देखा तो वो दंग रह गई। उसने तुरंत सावित्री को पैसे दिए और साथ ही उनसे और भी सामान बनाने का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे सावित्री की कलाकारी की चर्चा अंजलि की सहेलियों में फैल गई। उन्हें और भी ऑर्डर मिलने लगे। सावित्री ने अपनी कमाई से एक छोटी सी सिलाई मशीन खरीदी और अपना काम और विस्तार करना शुरू किया। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन रोहन की 4 साल की बेटी मायरा सावित्री के कमरे में आई। मायरा अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। दादी, ये क्या बना रही हो? मायरा ने पूछा। ये एक सुंदर सा बैग है बेटा, तुम्हारे लिए। मायरा खुश हो गई। उसने सावित्री से कहा, दादी, मम्मी पापा कहते हैं कि आप बोझ हो। बोझ क्या होता है? ये सुनकर सावित्री का दिल फिर से टूट गया, लेकिन उन्होंने मायरा को गोद में उठाते हुए कहा, बोझ वो होता है बेटा जिसे लोग अपने ऊपर लाद तो लेते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं समझते। जैसे तुम्हारा ये खिलौना, अगर तुम इसे फेंक दो तो ये बेकार है, लेकिन अगर इसे संभाल कर रखो तो ये तुम्हारा दोस्त है। मायरा ने समझदारी से सिर हिलाया। तो दादी, आप बोझ नहीं हो, आप तो मेरी दोस्त हो। आप मुझे कहानियां सुनाती हो और मेरे लिए खूबसूरत चीजें बनाती हो। उस नन्ही बच्ची की बातों ने सावित्री के मन में एक नई उम्मीद जगाई। शायद अभी भी समय था, शायद अभी भी कुछ बदल सकता था। कुछ हफ्ते बाद रोहन के घर पे एक फैमिली फंक्शन था। राहुल और राजीव अपने परिवारों के साथ वहां आए हुए थे। सभी लिविंग रूम में इकट्ठा थे। बच्चे शोर मचा रहे थे और बड़े आपस में गपशप कर रहे थे। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी कढ़ाई का काम कर रही थी। तभी मायरा अपने नए बैग के साथ लिविंग रूम में दौड़ी आई। देखो देखो, दादी ने मेरे लिए ये बैग बनाया है। सभी की नज़रें उस खूबसूरत बैग पर पड़ी। अंजलि ने मौका देखा और बोली, हाँ, और सुनो माँ की कढ़ाई की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस ही शुरू कर दिया है। उनकी कमाई से तो हमारा घर चल सकता है। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए। राहुल बोला, क्या मतलब? माँ कमा रही हैं? हाँ, अंजलि ने कहा, और उन्होंने ये सब अपने दम पर शुरू किया क्योंकि उन्हें अपने बेटों के घर में पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। एक सन्नाटा छा गया। मायरा ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या दादी बोझ हैं? दादी कहती हैं बोझ की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन दादी तो बहुत कीमती है। वो मेरे लिए ये बैग बनाती हैं। रोहन का सिर शर्म से झुक गया। राजीव ने आंखें नीची कर ली। राहुल के मन में उस दिन की याद ताज़ा हो गई जब उसे बुखार आया था और माँ ने 3 रातें जागकर उसकी सेवा की थी। उसी समय सावित्री देवी कमरे से बाहर आईं। उनके हाथ में एक पुराना एल्बम था। उन्होंने बिना कुछ कहे एल्बम को टेबल पर रख दिया। एल्बम खुला हुआ था और उसमें एक तस्वीर थी जहां तीनों भाई छोटे थे और सावित्री उन्हें खिला रही थी। तस्वीर में सावित्री के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में प्यार झलक रहा था। रोहन आगे बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। राहुल भी उठ खड़ा हुआ। हाँ माँ, हम भूल गए कि आपने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। हम पैसे और सुविधाओं के पीछे भागते भागते इंसानियत ही भूल गए। राजीव ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, हम नालायक बेटे हैं। आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमने आपका बंटवारा कर दिया। सावित्री देवी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो जाए कि रिश्ते दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, ना कि ज़मीन, जायदाद या बैंक बैलेंस। उस दिन तीनों भाइयों ने एक प्रण लिया। उन्होंने अपनी माँ के बंटवारे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने मिलकर सावित्री देवी के लिए उनके पुराने घर में एक नया और आरामदायक फ्लैट बनवाया, जहां वो खुशी खुशी रह सकें। लेकिन अब बारी बदल गई थी। अब तीनों भाई और उनके परिवार रोजाना उनके घर आते, उनसे मिलते और उनके साथ समय बिताते। सावित्री देवी का छोटा सा कढ़ाई का बिजनेस एक सफल उद्यम बन गया और उनके बेटे अब उन पर गर्व करते थे। ये कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने करियर, पैसे और सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि अपने जीवन के सबसे कीमती रत्न, हमारे माता पिता और उनका प्यार को पीछे छोड़ आते हैं।
वही माता पिता जिन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों, अपनी सारी ज़रूरतों को दबाकर हमें आगे बढ़ाया, बड़े होने पर हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। याद रखिए, आपके माता पिता आप पर बोझ नहीं हैं, बल्कि आपकी नींव हैं। वो वृक्ष हैं जिसकी छाया में आपने पल बढ़कर अपनी दुनिया बनाई है। उन्होंने आपको खुद से पहले रखा, अब आपकी बारी है। पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी मिल सकती है, लेकिन एक बार अगर माता पिता का प्यार और आशीर्वाद खो गया तो उसे दुनिया का कोई भी खजाना वापस नहीं ला सकता। उनके बूढ़े हाथों में वो ताकत है जो आपके हर कदम को सहारा दे सकती है, और उनके आशीर्वाद में वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखा सकती है। इसलिए आज, अभी, इस पल उनके पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीत जाता है और पछतावे का कोई इलाज नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।